नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मद मिश्र। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था जिस तरह से संदेह के घेरे में है, आशंकाओं के घेरे में है, उसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं और आरोप इस तरह से कि वो एक सत्तारूढ़ पार्टी की एक बंधक बनी हुई संस्था है, उसके लिए काम कर रही है, बीजेपी के नेताओं के हिसाब से काम कर रही है, उनसे पूछ कर काम कर रही है, उनके फायदे के लिए काम कर रही है। इस तरह के आरोप इंडिया गठबंधन के या विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता लगातार लगा रहे हैं। हाल ही में जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ, पहली बार किसी केंद्रीय जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसने साफ तौर पर कहा कि हम इस चुनाव के परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तमाम शिकायतों के साथ, दस्तावेजों के साथ वो चुनाव आयोग के पास पहुंचे और उनको अपनी शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला। 20 के करीब सीटों पर वहां धांधली के आरोप लगे और उनके दस्तावेज हैं, उनके साथ उनकी जो कैमरे रहे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम सबूतों के साथ वहाँ पार्टी ले गई और उसने दस्तावेज सौंपे, साक्ष्य सौंपे हैं। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग का जवाब भले नहीं आया, लेकिन वो अभी भी ईवीएम्स को फुल प्रूफ बता रहा है। लेकिन अब शिवसेना के नेता संजय राउत ने जिस तरह से आरोप लगाया है, और एक बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि उन विधानसभाओं के 10-10 हजार वोट उनको बोगस बना दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, जहां पर यह मालूम है कि ये वोट शिवसेना को जाते हैं, कांग्रेस को जाते हैं या महाविकास अघाड़ी को जाते हैं। छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये बड़ा आरोप है और ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि चुनाव आयोग के 2-4 अधिकारी मिलकर इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं। ये पूरा एक बीएलओ से लेकर और ऊपर तक का एक पूरा एक तंत्र जो होता है, वो इन सारी चीज़ों को करता है। और इस तरह के जो आरोप लगे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, वो निश्चित तौर पर इस संवैधानिक संस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है, धब्बा है। चुनाव आयोग जो सफाई देता भी है, जो उसका तरीका होता है सफाई देने का, वो भी बिल्कुल ये दिखाता है कि इनकी सफाई नहीं, ये एक ढिठाई दिखा रहे हैं। ईवीएम मशीनों को लेकर उसके जो जवाब आते हैं, तो सारे जो सवाल हैं, जबकि उनके पीछे सबने देखा है किस तरह से वो आरोप लगाए गए हैं, उनको आप एक सिरे से खारिज कर दे रहे हैं कि ये तो बिल्कुल फुल प्रूफ है, इनमें कुछ हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? आप उसकी जांच नहीं कराएंगे। जो आपको आरोप और जो साक्ष्य दिए गए हैं, आप उन आरोपों की जांच नहीं कराएंगे और आप उन सारी चीज़ों के लिए कह देंगे कि आप तो विपक्षी हैं, आपका काम ही है। अरे वो विपक्षी हैं, आप सत्ता पक्ष के नहीं हैं। चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, संविधान में उसका जिक्र किया गया है, संविधान में उसको एक विशेष स्थान दिया गया है, तो इसीलिए दिया गया है कि वो किसी पार्टी के लिए नहीं काम करेगा, वो देश में निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था कराएगा ताकि जनता की चुनी हुई सरकार यहाँ बन सके। उसके लिए चुनाव आयोग है। वो सत्ता पक्ष का और विपक्ष का नहीं होता। सत्ता चली भी जाएगी तब भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा संसद के जरिए। कोई सरकार आपको हटा भी नहीं सकती है। चुनाव आयुक्तों को हटाने का विधान जरूर है, लेकिन बिल्कुल राष्ट्रपति को हटाने की तरह से है कि महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ये सारी व्यवस्थाएं संविधान में इसीलिए की गई हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश के लोग जिनको अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, जिस सरकार को वो चुन रहे हैं वही चुनी जाए, उसकी जगह कोई दूसरी न चुनी जाए। ऐसा ना हो जिस तरह का हरियाणा में जो आरोप लगे हैं, लोकसभा चुनाव में भी लगे, इसके पहले भी कई चुनाव में लगे कि आप वोट किसी और को दे आ रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चल रहा है कि बल्क में जिसको लोगों ने वोट दिया वो तो हार गए। ठीक है, हो सकता है आपको पता हो कि आप दिए हैं, बल्क में औरों को भी वोट दिया गया हो, लेकिन ये ईवीएम मशीनों को लेकर जिस तरह की शिकायतें आई हैं, मैं भी खास तौर पर हरियाणा की, उसके पहले की चीज़ों को आप भूल भी जाइए। हरियाणा में जो आरोप लगे हैं, जिसको टीवी कैमरे पर तमाम वहाँ के उम्मीदवारों के जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने दिखाया, उन्होंने बताया, उन्होंने अपने सारे साक्ष्य प्रस्तुत भी किए हैं, जिसे लेकर पार्टी गई है चुनाव आयोग में।
कि ईवीएम मशीनें जो पूरी तरह से चार्ज ईवीएम मशीनें कैसे पाई गई, और पाई भी गई और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रही, तो अपने आप में बहुत बड़ी धांधली है। उसके अलावा आप जो संजय राउत ये कह रहे हैं कि किस तरह से तारीखें जो 20 नवंबर को चुनाव होने हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, महाराष्ट्र विधानसभा का की जो अवधि है, कार्यकाल है, वो 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। 20 नवंबर को आप वहां चुनाव करा रहे हैं, 23 तारीख को मतदान होगा और 23 की शाम तक परिणाम आएंगे। परिणाम आने के बाद सिर्फ 2 दिन का समय रहेगा, 24 और 25, यानी विधायकों को आकर अपना नेता चुनना होगा और नई सरकार का गठन करना होगा, नई विधानसभा बनेगी। ये सारी प्रक्रिया 2 दिन के भीतर कैसे संभव है? वो भी तब जब वहां किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। बहुमत इसलिए नहीं मिलने की संभावना है क्योंकि वहां 2 गठबंधन लड़ रहे हैं और दोनों ही गठबंधन में 3 प्रमुख पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां और भी साथ में हैं या हो सकती हैं। यानी एक तरफ महायुति है, एनडीए गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना है, और एनसीपी है, अजीत पवार के गुट वाली। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना है और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, दूसरी कुछ और पार्टियां वहां की स्थानीय पार्टियां होंगी जो इस गठबंधन में शामिल हैं। तो ऐसे ये सारे विधायक, 288 सीटें हैं विधानसभा की सीटें, बहुत बड़ा क्षेत्रफल महाराष्ट्र का भी है। कई इलाके इतने ज़्यादा रिमोट में है कि वहाँ से आने में ही लोगों को 1 दिन लग जाएगा। हर जगह हवाई जहाज़ की सुविधा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में कोई भी वहाँ के सारे विधायक 2 दिन के भीतर वहाँ उपस्थित हो जाएं, मौजूद हो जाएं। संजय राउत का ये आरोप है कि ये सारी तारीखें तय की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, ताकि वहाँ राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की जा सके। और चूंकि उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने नहीं जा रही है, आमने सामने वो लड़ाई करने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए वो पहले हमारे समर्थक वोटर्स को लिस्ट से हटाने का काम कर रही है। एक सीट पर 10-10 हज़ार वोट कम कर दिए गए, ऐसा उनका कहना है। यह आरोप है। निश्चित तौर पर अगर ये छोटे मोटे आरोप नहीं, बहुत बड़ा आरोप है और इनकी जांच होनी चाहिए। इस तरह के आरोप दूसरे राज्यों में भी लगे कि वोटर लिस्ट से लोगों के परिवारों के कई के नाम कट गए। नाम जिनके थे भी, तो एक घर के एक व्यक्ति का नाम एक पोलिंग स्टेशन पे है, दूसरे व्यक्ति का नाम वहीं से 4 किलोमीटर दूर किसी पोलिंग स्टेशन पे है। इस तरह की भी धांधलियां सामने आई हैं। तो ये जो वोटर लिस्ट की धांधलियां हो रही हैं, ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रही हैं, ऐसा संजय राउत दावा कर रहे हैं। और राष्ट्रपति शासन की जो बात कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कि ताकि 6 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी, उसके पास पर्याप्त विधायक रहे या न रहे, उसके गठबंधन के लोग सरकार बनाने में सक्षम रहे या न रहे, लेकिन वो करेगी क्या इस 6 महीने में, उसी तरह से विधायकों का इंतजाम करेगी, दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेगी, जैसे 2019 के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें जो उसने किया था। और जो सरकार अभी चल रही है वो भी इसी तरह से बनी हुई सरकार है। आपको याद होगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन चुनाव में लड़ा था, दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी थी जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ थी। लेकिन ये सरकार कैसे बनी? पहले तो एक सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शपथ ले ली। वही अजीत पवार जिनको 2019 के विधानसभा चुनाव में महाभ्रष्ट और न जाने कितनी उपमाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाजा था। लेकिन वो आए, उन्होंने सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद अपने ऊपर जितने आरोप लगे हुए थे वो सारे उन्होंने उस पर क्लीन चिट ले ली। क्लीन चिट लेने के बाद उन्होंने फिर सरकार से समर्थन वापस ले लिया, सरकार फिर चली गई। उसके बाद फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है। लेकिन इस बीच में महाविकास अघाड़ी के उद्धव ठाकरे के गुट को भी तोड़ लिया, या शिवसेना को, महाविकास अघाड़ी में शिवसेना को तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने। एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को लेकर चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। और उधर एनसीपी के नेता थे अजीत पवार,
वो एनसीपी को तोड़ ले गए, उन्होंने सरकार बना ली, आज वही सरकार चल रही है। दोनों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया किसी तरह से, बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन अब बंटवारा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन अभी भी उसको ये विश्वास नहीं है कि सरकार उसकी बनने जा रही है, और सरकार न बन पाए, गठबंधन भी उतनी सीटें न जीत पाए। चूंकि लोकसभा चुनाव में ये जो तौर तरीका अपनाया गया, कॉन्स्पिरेसी की गई, षड्यंत्र किया गया सरकार बनाने के लिए कि किसी भी तरह से उसकी सरकार होनी चाहिए, उसको सरकार में होना चाहिए, ये जो प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की रही, इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। लोकसभा के चुनाव में 48 सीटों में से वो पहले उसके पास 41 सीटें थी, लेकिन वो हार गई और महज उसको वहाँ पर सिर्फ 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, 7 सीटें एकनाथ शिंदे के गुट को मिली और अजीत पवार को तो 1 सीट मिली, यानी महज 17 सीटों पर उसको संतोष करना पड़ा। और दूसरी ओर 30 सीटें यहाँ पर 31 सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीती। तो उसको अब इसी बात का डर है कि ये परिस्थितियाँ और ख़राब ही हुई हैं, बेहतर नहीं हुई हैं। इन परिस्थितियों में वो अगर चुनाव नहीं जीतती है तो उसका प्लान बी जो है, यानी उसका सेकेंड लाइन की उसकी अपनी स्ट्रेटजी ये है, चूँकि उसको किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना है, तो 6 महीने का राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ विधायकों का पार्टियों की में तोड़फोड़, विधायकों की खरीद फरोख्त, और इनके ज़रिए फिर किसी तरह से वो महाराष्ट्र में सत्ता में आना है। लेकिन इन सब के बीच पार्टियां ये सारी चीज़ें कर रही हैं, अपनी जगह है, लेकिन अगर चुनाव आयोग भी एक पार्टी बन जाएगा और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उसके इस तरह से मिली भगत के अगर आरोप लगेंगे तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। चुनाव आयोग को खुद इस तरह के आरोपों से बचना चाहिए और उसको इस तरह से अपनी निष्पक्ष रहना भी चाहिए और निष्पक्षता को दिखाना भी चाहिए कि ऐसे आरोप उसके ऊपर न लगने पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।